अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन से पहले और इलेक्शन जीतने के बाद सबसे बड़े वादों में से एक वादा सरमाया पाकिस्तान का था। वजीर आजम ने मलेशिया तर्ज के सरमाया पाकिस्तान मॉडल बनाने का वादा किया था। नुकसान करने वाले इदारों को प्राइवेटाइज करने के बजाय मुनाफा बख्श बनाने का वादा किया था। वजीर आजम ने सिंगापुर और मलेशिया की मिसालें दी और इसी तर्ज पर इदारों को चलाने का वादा किया। मगर अब 2.25 साल की हुकूमत के बाद यह वाज़ेह हो रहा है कि सरमाया पाकिस्तान के जरिए नुकसान करने वाले इदारों को मुनाफा बख्श बनाने में हुकूमत नाकाम हो गई है और अब हुकूमत की मुआशी टीम प्राइवेटाइजेशन के जरिए और सरमाया पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट से हटकर इदारों को चलाने का इरादा रखती है। हुकूमत में आने से पहले और फिर बाद में भी तहरीक इंसाफ इदारों की निजकारी के खिलाफ रही। तहरीक इंसाफ का यह मौक़िफ़ रहा कि इदारों की निजकारी के बजाय उनमें इस्लाहात लाई जाएंगी और इन इदारों को खसारे से निकाला जाएगा। फिर हुकूमत में आने के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मलेशिया की तर्ज पर सरमाया पाकिस्तान कंपनी बनाने का ऐलान भी किया। यह बात तहरीक इंसाफ के 100 दिन के मंसूबे का भी हिस्सा है। रियासती कंपनियों की तंजीमों से मुताल्लिक नुक्ते के मुताबिक पाकिस्तान वेल्थ फंड के क़याम के जरिए रियासत के ज़ेर मिल्कियत इदारों में इनकलाब की बुनियाद रखी जाएगी और वजारतों से अलग करके आज़ाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मुकर्रर किए जाएंगे और उन पर बेहतरीन सलाहियतों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स लगाए जाएंगे। उसकी इब्तिदा फौरी तौर पर PIA, रेलवे, जेनकोज और डिस्कोज से की जाएगी। उस वक्त असद उमर ने क्या कहा था, सुनिए। मलेशिया के अंदर महातिर मोहम्मद करके दिखा चुके हैं, ली कुआन यू सिंगापुर में करके दिखा चुके हैं, चाइना के अंदर ये हुआ है। इसी तरीके से एक वेल्थ फंड बनाएंगे लाइन मिनिस्ट्री से सब इन इदारों को निकाल के, ताकि इनके ऊपर जो चुंगल है इस वक्त जो जिस चुंगल में है ये सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट से उससे निकाल के जो लोग कारोबार समझते हैं, जो पाकिस्तान के बेहतरीन ज़हर हैं कारोबार करने के, इंडस्ट्री जो समझते हैं, जो ग्लोबल बिजनेस समझते हैं, जो अपने इदारों को कामयाब करते हैं, उनकी हम एक सरबराही के अंदर ये वेल्थ फंड होगा। ये प्योर बिजनेस लाइंस के ऊपर इनको किया जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी गलत फहमी है हर इदारे के ऊपर। हम ये कहते हैं कि इसलिए हालात जो हैं वो ख़राब हैं कि वहाँ पे मुलाजमतें बहुत ज़्यादा भर्ती हैं, मजदूरों की वजह से कोई इदारा ख़राब नहीं है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे वही मजदूर, वही मुलाजमीन जब उनको सही एनवायरनमेंट मिलेगा वो आपको प्रोडक्टिव काम करके भी दिखाएंगे। वो ये स्टील मिल को भी प्रॉफिटेबल करके दिखाएंगे, PIA को भी प्रॉफिटेबल करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह ताला मजदूर भी खुश होगा और पाकिस्तान के ऊपर जो खसारा हो रहा है ये भी ख़त्म होगा। इलेक्शन से पहले अवाम से, मजदूरों से ये वादा किया। फिर हुकूमत में आने के बाद तहरीक इंसाफ ने सरमाया पाकिस्तान कंपनी कायम की। फरवरी 2019 में उस वक्त के वजीर ख़जाना असद उमर ने ट्वीट किया कि सरमाया पाकिस्तान रियासत के ज़ेर मिल्कियत कंपनियों की होल्डिंग कंपनी कायम कर दी गई है। ये कंपनी रियासती कंपनियों को बहाल करेगी, उनके खसारे को दूर करेगी जो हमारे वसाइल को निगल रहे हैं। इन वसाइल को हमारी तरक्की और फलाह के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए बहुत अहम है। फिर असद उमर ने सहाफ़ियों के साथ बातचीत में ये भी बताया कि मलेशिया की तर्ज पर सरमाया कंपनी के मामला खुद वजीर आजम देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि वजीर आजम कमेटियों को चेयर नहीं करते, मगर इस कमेटी को वो खुद चेयर कर रहे हैं और बताया कि कितना काम हो चुका है। हमने एक नई कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज बनाई है। प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर कर रहे हैं। नॉर्मली जो कैबिनेट कमेटीज़ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं चेयर करते, बट ये वाहिद कमेटी है जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर कर रहे हैं। जस्ट टू गिव दैट इम्पोर्टेंस वहाँ पर सरमाया कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, कैबिनेट अप्रूवल्स हो गए थे, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, उनकी पहली मीटिंग हो गई, दे जस्ट हैड पिछले संडे को। ये कंपनी कायम तो कर दी गई मगर इसकी कारकर्दगी पर सवालात उठते रहे। फिर वफाकी वजीर हमाद अजहर ने 22 मई 2019 को हमारे प्रोग्राम में बताया कि सरमाया पाकिस्तान कंपनी काम कर रही है। सरमाया कंपनी ने आज तक क्या किया? सरमाया कंपनी अपना काम कर रही है, उनकी बाकायदगी से मीटिंग्स हो रही हैं और आप जल्द देखेंगे कि उसके ऊपर आपको हिकमत अमली नज़र आएगी कि तमाम जो 200 के करीब कंपनीज़ हैं उनके अंदर उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेके जाना है, किसको डिस्पोज ऑफ करना है और किसको रिस्ट्रक्चर करना है। हमारे साहब 10 महीने गुजर गए, अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं किया। मैनिफेस्टो में था आपके और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में कह भी दिया, फिर बार बार दावे किए, अभी तक कंपनीज भी आइडेंटिफाई नहीं की हैं क्योंकि गुज़िश्ता फाइनेंस मिनिस्टर ने आइडेंटिफाई की थी। ये वाले PIA को, स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं ये वाले फाइनेंस मिनिस्टर। अभी तक आपने कंपनीज भी नहीं आइडेंटिफाई की हैं? नहीं, सिर्फ स्टील मिल और PIA नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा और कंपनीज़ हैं। और फिर इस दावे के अगले ही दिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आज़म इमरान खान के उस वक्त तक के करीबी साथी जहांगीर तरीन ने दुनिया न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मलेशिया का मॉडल इस मुल्क में कामयाब हो सकेगा। मेरा जो ज़ाती राय ये है कि ये जो सरमाया पाकिस्तान और ये ख़जाना मॉडल था ये पाकिस्तान में नहीं चलेगा। हमें एक्शन लेना चाहिए। जो चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं उनको ठीक करें, जो हम चीज़ें नहीं ठीक कर सकते उनको हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करें या हम प्राइवेटाइज करें, मगर उसके ऊपर हम टाइम ज़ाया ना करें।
और अब सवा 2 साल के बाद वाज़ेह है कि हुकूमत सरमाया पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा पा रही। 3 मई 2020 को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जफर भुट्टा की खबर छपी कि हुकूमत सरमाया पाकिस्तान को चला नहीं पा रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सरमाया पाकिस्तान कंपनी 500 अरब रुपए के कैपिटल के साथ बनाई थी ताकि हुकूमती कंपनियों को बेहतर इंतजामिया के साथ चला सके, मगर कंपनी का काम ही रुका हुआ है क्योंकि इसके बनने के बाद ही ज्यादातर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुस्ताफी हो चुके हैं। खबर में जराये के हवाले से दावा किया गया कि 8 में से 6 डायरेक्टर्स के इस्तीफे के बाद कंपनी में भर्ती का काम ही रुक गया है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी भी तैनात नहीं किए जा सके। फिर 25 जून 2020 को डॉन अखबार में खबर शाया हुई कि हुकूमत में 2 साल रहने के बाद हुकूमत की सरमाया पाकिस्तान के जरिए 441 हुकूमती इदारों की बहाली में अब अदम दिलचस्पी नजर आ रही है क्योंकि हुकूमत को लग रहा है कि ये काबिल अमल ही नहीं है और अब हुकूमत समझती है कि सरमाया पाकिस्तान की जगह वजीर आजम के मुशीर बराए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स डॉक्टर इशरत हुसैन की सिफारिशात के तहत इन 441 इदारों को देखा जाए। फिर 1 सितंबर 2020 को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की खबर शाया हुई कि हुकूमती इदारों के लिए एक कानून के ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी गई है ताकि हुकूमती इदारों के 700 अरब के भारी खसारे को काबू किया जा सके, मगर काबीना कमेटी ने एक दफा फिर इस बारे में कोई फैसला नहीं किया कि असद उमर के तख्लीक करदा सरमाया पाकिस्तान का क्या करना है। ना कमेटी सरमाया पाकिस्तान को खत्म करने का फैसला कर सकी, ना ही उसे चलाने का फैसला कर सकी। नून लीग के दौर में इदारों के खसारे में इजाफा हुआ, हुकूमत इदारों के नुकसानात कम करने के दावे करती रही मगर खसारे बढ़ते रहे। PIA मजीद नुकसान में डूब गया। स्टील मिल्स तो नून लीग के दौर में बंद ही कर दी गई। फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और दावे किए गए और फिर हुकूमत की तरफ से हुकूमती इदारों को दिए गए कर्जों पर सोवरीन गारंटीज में हुकूमत मार्च 2020 तक 1890 अरब रुपए की गारंटीज दे चुकी है जो जून 2019 में 1550 अरब रुपए थी। नून लीग के आखिरी 3 सालों में हुकूमती इदारों के डोमेस्टिक कर्जे 458 अरब रुपए से बढ़कर 1068 अरब रुपए तक पहुंच गए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 20 माह में 1068 अरब रुपए से बढ़कर 1397 अरब रुपए तक पहुंच गए। हुकूमत इदारों पर बैरूनी कर्जे नून लीग के आखिरी 3 सालों में 252 अरब रुपए से बढ़कर 324 अरब रुपए तक आ गए जो मार्च 2020 तक 582 अरब रुपए पर पहुंच गए। यानी रुपया गिरने की वजह से भी इन इदारों का कर्जा और बढ़ गया और लोकल और बैरूनी कर्जा मिलाकर 2000 अरब रुपए तक पहुंच गया। इसकी वजह दीगर प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं मगर खसारों में वाज़ेह इजाफा हुआ और तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो प्राइवेटाइजेशन की मुखालिफ थी, इन इदारों को मुनाफा बख्श बनाने का दावा करती थी, सरमाया मॉडल की बात करती थी, अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। स्टील मिल के मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। नून लीग ने स्टील मिल 2015 में बंद ही कर दी थी। तहरीक इंसाफ के सवा 2 साल में भी वो बंद ही रही, मगर 2016 में जब स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन की बात की गई तो वज़ीर आज़म इमरान खान प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे। देखिए स्टील मिल के मुलाजमीन से वो क्या वादे करते हैं। स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे? मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं, मैनेजमेंट ठीक करके, और इसी नई मैनेजमेंट से ये स्टील मिल इंशाल्लाह फिर से नफा कमाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ साथ असद उमर साहब क्या वादे करते थे, ये देखिए। हमारा वादा यह है कि स्टील मिल को दोबारा चलाकर दिखाएंगे, रियासत के इख्तियार से चलाकर दिखाएंगे। आपका दावा यह है कि निजकारी करके दिखाएंगे। ये सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, साल के बाद निकाल कर देखेंगे कि किसका वादा पूरा हुआ। सबसे पहला काम जो है जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगता, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। आप अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाएं, एक अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव लाएं जिसको स्टील मिल के बारे में कुछ पता हो, आपकी स्टील मिल की बेहतरी का पहला कदम हो जाएगा। रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि ऐसा तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूं, अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता, नहीं होगा ऐसा, लेकिन खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। फिर हुकूमत आई, वो वज़ीर ख़जाना बने तो नवंबर 2018 में उन्होंने बताया कि 45 दिन के अंदर स्टील मिल के लिए अवाम खुशखबरी सुनेंगे कि ये इदारा कैसे चलेगा। 45 दिन दिए गए जी रज़ाक दाऊद साहब को। 45 दिन के अंदर स्टील मिल को दोबारा किस तरीके से चलाना है ये प्लान वो लेकर आएंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला आपको चला कर देखें। फिर 3 अप्रैल 2019 में उन्होंने सहाफ़ियों से मिलकर बताया कि अप्रैल के महीने में ही ECC स्टील मिल के रिवाइवल प्लान की मंजूरी दे दी। स्टील मिल के ऊपर जो है इस वीकेंड पे मुझे प्रेजेंटेशन है, रज़ाक दाऊद एंड मुझे वो प्रेजेंटेशन होगी। उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अगेन बोथ ऑफ दीज इन द मंथ ऑफ अप्रैल ECC शुड बी इंडोर्सिंग द रिवाइवल प्लान्स, टर्न अराउंड प्लान्स फॉर PSM एंड PIA बोथ।
उसके बाद भी असद उमर अवाम को और स्टील मिल के मुलाजमीन को जल्द बहाल होने की खुशखबरी सुनाते रहे। ये भी बता दूं, आपको खुशखबरी बता दूं, स्टील मिल के जो लोग हैं और जो कौम के लिए भी मैं खुशखबरी दे दूं कि दुनिया के बहुत बड़े इदारे ऐसे हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर अपना सरमाया भी लगाने को तैयार है और स्टील मिल को दोबारा चलाने के लिए भी तैयार है। तहरीक इंसाफ ने जब इलेक्शन से पहले मलेशिया की तर्ज के सरमाया मॉडल का ऐलान किया, वेल्थ फंड बनाने का ऐलान किया, तो हमने उस वक्त ही सवाल उठा दिए थे कि ये कैसे मुमकिन होगा। देखिए वो सवाल कितने दुरुस्त साबित होगा। ये जो बात है कि इदारा इंडिपेंडेंट, सियासी इन्फ्लुएंस कोई नहीं, बिल्कुल आज़ाद इदारा, इस तरीके से हम चलाएंगे। खान साहब ने ये, अब मिसाल तो आपकी 5 साल दौरे हुकूमत से ली जाएगी ना। खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल में कौन सा ऐसा इदारा बना दिया? खान साहब ने एक एहतसाब का इदारा बनाया था, यही कहकर बनाया था कि एक ऐसा इदारा होगा जो बिल्कुल आज़ाद होगा, जिसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और खैबर पख्तूनख्वा की वो हुकूमत है जिसमें अपनी पार्टी की तरफ से सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए। जो एहतसाब कमीशन बनाया उसका सरबरा नहीं है, वो 1 रुपया वापस नहीं ला सका। अपनी करप्शन छोड़ें, अवामी नेशनल पार्टी पर इतने इल्ज़ाम लगाए थे, उनकी 1 रुपया की करप्शन नहीं पकड़ सका। तो इदारा बनाने का तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं। अगर 5 साल देखें हम खैबर पख्तूनख्वा के, तो उसको देखते हुए क्या कोई इदारा बना लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आपने एहतसाब ब्यूरो का बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल दिया कि एहतसाब ब्यूरो का जो वहाँ पे था कारकर्दगी वो कामयाब नहीं हो चुकी, लेकिन उसी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए हैं। वहाँ पर हेल्थ का निज़ाम जो है, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है वो उनके पास दिए गए प्रोफेशनल के पास, और उसके रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो गए। मगर फिर जब असद उमर वजीर खजाना बने तो हमने फिर उनके सामने सवाल रखे। देखिए वो कितनी दुरुस्त साबित हुई। प्राइवेट सेक्टर से आएगा क्यों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को चलाने, और फिर वो नैब का सामना करे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पेशियां भुगते, कोई क्यों आएगा? किस तरीके से एक मैनेजमेंट बनेगी जिसको इख्तियार होगा बड़े बड़े फैसले करने का, और उसे ये कॉन्फिडेंस होगा कि वो बाद में जाके नैब नहीं भुगत रहा होगा? सवाल तो आप ये बहुत अहम पूछ रहे हैं, और नैब वाले जो हैं वो इसके बारे में उनको गौर भी करना चाहिए कि क्या नैब पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ने के लिए उन पे उनकी तरजीह होनी चाहिए, या एक प्रोफेशनल जो बैठा हुआ है, एक बाहर से अमेरिका से नौकरी छोड़ के आया है, वो चाहता है कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे, उनसे ज़्यादा सवाल जवाब होने चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्रीज़ की मैं चेयर करता था, उसमें मैंने चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन से पूछा कि जी ये देखें, ये नाम है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के स्टील मिल के, क्या आपके ख्याल में ये स्टील मिल ठीक कर सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जी क्यों बदलते क्यों नहीं? उनका क्या करें, किसी जिससे बोलते हैं कि आके इसके अंदर ज्वाइन करो, बोर्ड कोई ज्वाइन करने को नहीं तैयार था। और ये बड़ी मीटिंग में, ऑफिशियल मीटिंग में हुआ था, मीडिया वहां पे मौजूद था। आज सूरत हाल ये है कि बोर्ड तो में तो आ ही रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए इतने अच्छे क्वालिटी के लोग अप्लाई कर रहे हैं और आने को तैयार हैं कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे खुशाइंद बात हो ही ये रही है। और फिर नैब ना तो अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ कुछ साबित कर सका और ना ही प्राइवेट सेक्टर के लोग आए। हमने इस पर बात करने के लिए हमाद अजहर साहब को बुलाया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर वजीर प्राइवेटाइजेशन मियां मोहम्मद सुमरो को बुलाया, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। फिर हमने वजारत खजाना से मौक़िफ़ मांगा कि सरमाया पाकिस्तान का क्या हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम हुकूमती इदारों के लिए एक नया कानून ला रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि सरमाया पाकिस्तान कंपनी का क्या स्टेटस है और उसने अब तक क्या किया है, फिर उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। एक और इदारा है जो मज़ीद तबाही की तरफ जा रहा है, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पहले से मुश्किल में घिरी पाकिस्तानी एयरलाइंस मजीद मुश्किलात में आ गई हैं, क्योंकि जब से वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने पाकिस्तानी पायलट्स के जाली लाइसेंसेस का दावा किया है, तब से न सिर्फ पाकिस्तानी सिविल एविएशन को मुसलसल जांच पड़ताल का सामना है, बल्कि पाकिस्तानी एयरलाइंस पर लगने वाली पाबंदियों में मजीद तोसी होती जा रही है। और जो पेशरफ सामने आई है उसमें वाज़े तौर पर यह इंदिया दिया गया है कि जब तक पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंसेस का मसला हल नहीं हो जाता, उस वक्त तक पाकिस्तानी एयरलाइंस पर यूरोपीय मुमालिक में सफर करने के लिए इजाजतनामा मुअत्तल रहेगा। और ये पेशरफ न सिर्फ पाकिस्तान के 2 रियासती इदारों की साख को मजीद मुतासिर करेगी, बल्कि इस पेशरफ ने पाकिस्तानी एविएशन इंडस्ट्री के मुस्तकबिल को भी दांव पर लगा दिया है। इसकी तफसीलात क्या हैं वो आपके सामने रखते हैं। गुज़िश्ता रोज़ यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी यासा ने PIA को एक खत लिखा, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से मुताल्लिक गुज़िश्ता सालों से करेक्टिव एक्शन प्लान पर अमल दरामद करने के हवाले से जो काम जारी था और जिसमें एक फाइंडिंग रह गई थी, उस पर आपने 16 नवंबर को दस्तावेज़ात और शवाहिद सामने रखे हैं। एजेंसी ने जमा किए गए मवाद का जायजा लिया है और उसे इत्मीनान बख्श पाया है और इस फाइंडिंग के खात्मे के लिए इसे अहम इकदाम के तौर पर देखा है। मगर आप पर सेफ्टी खदशात से मुताल्लिक जो हालिया पाबंदियां लगी हैं
उस पर एजेंसी आपको आगाह करना चाहती है कि ज़वाबित के मुताबिक एजेंसी को थर्ड कंट्री ऑपरेशंस की मौतनी को हटाने के लिए ऑडिट करना पड़ता है और जब शराइत पर पूरा उतरा जाता है तो फिर पाबंदी हटाई जाती है। लेकिन इस वक्त एजेंसी को लगता है कि ज़वाबित में मौजूद शराइत पर पूरा नहीं उतरा गया है और बिलखसूस यूरोपियन कमीशन की तरफ से लाइसेंसेस के इजरा के मामले पर तहकीकात जारी हैं, जिससे इस बात का इम्कान जाहिर होता है कि जो ऑडिट होगा उसके मस्बत नताइज नहीं निकलेंगे। इसलिए हम आपसे उस वक्त राब्ता करेंगे जब लाइसेंसेस के इजरा के मामलात पर जो खदशात हैं उनकी तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती और ये मामला हल नहीं हो जाता। यानी PIA समेत दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस को अब लाइसेंसेस के मामले पर मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा। और लाइसेंसेस का मामला सिविल एविएशन देखती है, जिसके वजीर गुलाम सरवर खान है और उन्हीं के बयान ने यह सारा तनाज़ा खड़ा कर दिया था, मगर सिविल एविएशन इस मामले को अब तक हल नहीं कर सकी है। सिर्फ यही नहीं, ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने 3 नवंबर को पाकिस्तान के सिविल एविएशन के को एक खत लिखा, जिसमें लाइसेंसेस के इजरा के मामले पर संगीन खदशात का इजहार किया गया और कहा गया कि इस मामले को अब तक सिविल एविएशन हल नहीं कर सकी है और सिविल एविएशन को इस मामले को हल करने के लिए 90 दिन की डेडलाइन दी गई। और माहिरीन का कहना है कि अगर ICAO की डेडलाइन के मुताबिक पाकिस्तान सिविल एविएशन 90 दिन में इस मामले को हल नहीं कर सका तो ICAO अपने मेंबर ममालिक को पाकिस्तान एयरलाइन से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर की गाइडलाइंस जारी कर सकता है। जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक PIA के CEO और सेरीन एयरलाइन के CEO ने ICAO के इस खत से मुताल्लिक 7 नवंबर को वज़ीर आज़म को आगाह किया और वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि उन्हें तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। यानी वज़ीर आज़म को इस मामले से भी ला इल्म रखा गया। ज़राए के मुताबिक PIA और सेरीन एयरलाइन के CEO ने बाकायदा वज़ीर आज़म को कहा कि इस मामले को हल करना है तो सिविल एविएशन की टीम को बदलें और नया DG तैनात करें, मगर DG की तैनाती भी एक तनाज़ा बनी रही। अदालत की मुदाखलत पर बिलाखिर हुकूमत ने 27 नवंबर को सिविल एविएशन का DG तैनात किया। यानी आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और अब पूरी की पूरी एविएशन इंडस्ट्री का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। PIA इस हवाले से क्या सोच रही है और ये मामला सिविल एविएशन के साथ बैठकर हल करने में क्यों नाकाम हुई है? PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला, क्यों आप लोग नाकाम हुए हैं इस मामले को हल करने में? किसकी जिम्मेदारी है, आपकी या सिविल एविएशन की? इस पाबंदी के बेसिकली 2 मुहर्रिकात थे। एक मुहर्रिकात जो था वो PIA की सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से मुताल्लिक था, जो कि एक ऑडिट ऑब्जर्वेशन थी जो कि सितंबर 2019 में खोली गई और टोटल 6 ऑब्जर्वेशन थी, 5 इसी टाइम पे क्लियर हो गई। एक ये रह गई थी जो कि एक SMS टूल यानी सॉफ्टवेयर से मुताल्लिक थी, जिसकी डेवलपमेंट PIA ने करनी थी। यहाँ पे ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि ये एक इस तरह की ऑब्जर्वेशन नहीं थी कि जिसके ऊपर इतना सख्त एक्शन लिया जाता कि पाबंदी की सूरत में वो निकलता, लेकिन जो कि पायलट लाइसेंसेस के ऊपर उनके खदशात थे और ऑल ऑफ अ सडन जिसके ऊपर वो पैनिक मोड के ऊपर चले गए, उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया। अब इसके दूसरा एलिमेंट, यानी पहला एलिमेंट तो PIA का सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम था, लेकिन दूसरा एलिमेंट पायलट लाइसेंसिंग वाला इशू था। अब एक जो PIA के एंड का था वो तो क्लियर हो गया कि PIA ने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बना के बोइंग और एयरबस से कंसल्टेंसी लेके हमने उनको कंप्लायंस दे दी और कंप्लायंस के ऊपर वो अब सेटिस्फाइड हो। अब दूसरा जो एक बड़ा वजह जो कि पहली भी पाबंदी की मेन वजह बनी वो ये लाइसेंसिंग के मुतालिक है और इसके ऊपर जो पाकिस्तान में रेगुलेटर है जो कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उसका एक्शन अभी तक पेंडिंग। अच्छा, मगर आपने ये सारे कंसर्न सिविल एविएशन को बताए, वजीर आजम से एयरलाइंस के CEOs की मुलाकात हुई, उसमें उनके सामने ये सारी की सारी सूरत हाल रखी गई कि इतना बड़ा मसला बनने वाला है? देखिए, इस मामले के ऊपर PIA के लिए तो ये बहुत ज्यादा सीरियस मसला है, बिकॉज PIA बीइंग अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हमारी तो रोजी रोटी उन रूट्स के ऊपर उनका दारोमदार है जो कि इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए। हमारे टोटल रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो UK से आता था, यूरोप से आता था। हम लोग जिस तरह आप जानते हैं कि हमने USA की पहली डायरेक्ट फ्लाइट इन द हिस्ट्री ऑफ PIA हमने शुरू कर ली, तो हमारे तो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा हम इफेक्ट हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बहुत अफसोस से कहना पड़ेगा कि जितनी संजीदगी का मुजाहरा शायद इस पूरे मामले में किया जाना चाहिए था, उतनी संजीदगी से इसके ऊपर काम किया नहीं गया। जहां तक आपने एक बात बोली है, ये अब मसला सिर्फ एक PIA से मुतालिक नहीं है, ये पाकिस्तान की तमाम एयरलाइंस का मसला है। और जिस मीटिंग का आप हवाला दे रहे हैं उसका सिर्फ CEO PIA नहीं थे, उसमें पाकिस्तान की दीगर एयरलाइन के सरबराहान भी शामिल थे। और हम वक्तन फवक्तन उनको लिख के भी दे रहे हैं, उनको हर फोरम पे ये बात उठा रहे हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। इस मसले की वजह से पाकिस्तान की पूरी एविएशन सेक्टर जो है वो मुतासिर हो रहा है और अगर वो उसको हल नहीं किया तो ये पाबंदी पता नहीं कितना अरसा और चले और इसके इतलाक की वजह से PIA बेपनाह माली नुकसान का
जो है सामना कर रहा है। अच्छा, एक बात कंफर्म कीजिए, जब वजीर आजम को सीईओज ने बताया तो क्या वजीर आजम को पहले से पता था कि मामला कितना खराब हो चुका है और कितना खराब होने जा रहा है? देखिए जी, वजीर आजम को जो शायद ब्रीफिंग दी गई थी वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि वो किस नौयत की थी, लेकिन उसकी संजीदगी जो है वो हमने जाके उनको बताने की कोशिश की और हमने कहा कि अब मामला जो है वो बहुत सीरियस हो चुका है और इस सीरियस मसले को हल करने के लिए बहुत रेडिकल इकदाम लेने पड़ेंगे, जिसमें एक हमारी, जिस तरह आपको पता है पहले भी एक दफा आपके प्रोग्राम के ऊपर बात हो चुकी थी कि हम ये चाहते हैं कि रेगुलेटर का एक एडहॉकिज्म खत्म हो और उसका एक मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर उसका एक हेड भी अपॉइंट किया जाए, जो कि अब 27 नवंबर को अपॉइंट हो गया, जिसकी वजह से एक रियल सीरियस और सबके साथ मिलके एक इनिशिएटिव्स ऐसे लिए जाएं जो कि इस पाबंदी का खात्मे का सबब बन सके। अच्छा, मुझे बताइए, क्या ये कहा जा सकता है कि वजीर आजम को इतनी संजीदगी का नहीं पता था और एयरलाइंस के सीईओज ने जाके बताया, फिर इकदाम होना शुरू हो रहे हैं? आप ये कह सकते हैं बिकॉज उनको जो उसके इम्प्लीकेशन है कि अगर पॉसिबल बैन आता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन अगर तमाम अपनी मेंबर स्टेट्स को ये लिख देते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की शायद नहीं उठा पाएंगे, तो उसकी जो सीरियसनेस है उसका हमने जाके उनको जो है उसके ऊपर हमने उनको ब्रीफिंग दी थी इस सिलसिले में। बहुत शुक्रिया। वजीर आजम वजीर एविएशन से पूछें कि इतना संजीदा मामला उनके सामने क्यों नहीं रखा गया। एविएशन को करीब से देखने वाले साथी ताहिर मियां हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, कौन जिम्मेदार है इस सूरत हाल का जो इतनी खराबी की तरफ फिर मजीद हो गई है? देखिए, एक तो जो इस सारी सिचुएशन के अंदर एक सिचुएशन जो क्लियर हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से जो लाइसेंसिंग के मामले की हैंडलिंग है, जो उसके बाद जो उसका फॉल आउट है, उसकी बहुत बुरे तरीके से मिसमैनेजमेंट हुई है और उसकी वजह से अब इयाजा ने जो PIA का SMS वाला एक मसला था जिसकी बुनियाद पे उसका थर्ड कंट्री ऑथराइजेशन जो है उसको सस्पेंड किया था, अब उसको उन्होंने लाइसेंसेस के मामले के साथ नथी कर दिया है और इवेंचुअली ये सारे मामला जो हैं वो अब नथी होते होते लाइसेंसेस के मामले के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो लाइसेंसिंग का मामला जो है उसको अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी रेगुलेटर जो है वो एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। आपके शो में मैं कई दफा कह चुका हूं कि इस मामले के अंदर आलमी बैनुल अक़वामी स्टेक होल्डर्स को लेकर एक क्रेडिबल किस्म का सिस्टम बनाने की जरूरत है, लेकिन अभी तक तामुक टोइयों से काम लिया जा रहा है। अभी चंद दिन पहले हुकूमत ने DG सिविल एविएशन नया लगाया है, 2 साल के बाद सेक्रेटरी एविएशन को चेंज किया गया है। आखिर कोई गड़बड़ हो रही थी तो उसको चेंज किया गया, यानी आपको क्या जरूरत पड़ी कि क्राइसिस के दौरान में आप 2 इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर काम करने वाले एक बंदे को चलता करते और नए लोगों को ला रहे हैं। तो जो नए लोग ला रहे हैं उसकी वजह यह है कि आप लोग ना तो इयाजा को सेटिस्फाई कर सके हैं। लेटर के अंदर इयाजा ने आपको इतना मार्जिन दिया है कि आपने अब तक जो उनको बताया था वो उससे सेटिस्फाइड है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनसे राब्ते में रहें और ऑडिट की तैयारी करें। अब ऑडिट जून में होना था इस साल और हालात बेहतर हो सकते थे। सिविल एविएशन ने वो ऑडिट ना करवाने का फैसला किया और अगले साल जून में अब हो रहा है और अब अगले साल जून तक हम बहुत सारे और फ्रंट्स पर सूरत हाल को बेहतर होता हुआ नहीं देख सकते। यानी पाकिस्तानी एयरलाइंस की जो बैनुल अक़वामी परवाजों का मामला है उसकी सूरत हाल खराब ही नजर आती है। शाहजेब, ये सिर्फ PIA का मामला नहीं रहा। अब जब इयाजा ये बात कर रहा है कि लाइसेंसिंग का मामला है और PIA के फॉरेन थर्ड कंट्री TCO को उसके साथ कनेक्ट करा लाइसेंसिंग के मामले के साथ, तो ये सारे पाकिस्तानी पायलट्स, सारी पाकिस्तानी एयरलाइंस का मामला है। आपको शायद मालूम होगा, अगर नहीं तो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी एयरलाइन जो सीरीन एयर है वो UK की फ्लाइट्स लॉन्च करने का सोच रही है और मेरे नजदीक जब तक ये मामला हल नहीं होता UK की फ्लाइट्स नहीं लॉन्च कर सकेंगे, क्योंकि वो भी उसी पैरे में एड्रेस हो रहे हैं जैसे पैराए में PIA एड्रेस हो रही है। PIA थर्ड एयरलाइंस के चार्टर जहाज लेकर अपने पैसेंजर्स को ढो रही है, अपने जहाज खड़े हुए हैं और उनकी लीज जा रही है, उनकी पेमेंट्स जा रही है। तो पॉइंट ये है कि PIA का मसला अब ये नहीं रहा, अब ये पाकिस्तान की पूरी एविएशन इंडस्ट्री का मसला है। तो एक एग्जेक्टिव से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा कि कब्र तैयार है, सिर्फ अब आपने मुर्दे को दफनाना है अगर किसी को होश नहीं आता। तो बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है कि मौसर हुकूमती इक़दाम के नतीजे में 20 दिनों में चीनी की कीमतों में 20 रुपए फी किलो कमी आई है। दरामदी चीनी की कंट्रोल रेट्स पर तकसीम और क्रशिंग सीजन के बरवक्त आगाज को यकीनी बनाया गया। मैंने सूबाई हुकूमतों को हिदायत दी है
कि गन्ने के काश्तकारों को मुनासिब और जल्द मुआवजे की अदायगी यकीनी बनाए। शुगर कमीशन अपनी रिपोर्ट में कह चुका है कि अगर गन्ने की फीमन कीमत 215 रुपए हो तो भी चीनी की एक्स मिल प्राइस 63 रुपए 13 पैसे बनती है। और इस वक्त खुद शुगर मिल मालिकान मान रहे हैं कि 200 रुपए की इस वक्त उन्हें गन्ना पड़ रहा है, तो कीमत और मजीद कितनी कम हो सकती है। शम्स इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शम्स साहब बहुत शुक्रिया। शम्स साहब मजीद तवक्को की जाए कि चीनी की कीमतों में कमी होगी, बहुत तेजी से कमी आई है। शुक्रिया शाहज़ेब। देखें जी, शुगर क्रशिंग जैसे ही स्टार्ट होती है तो आपको पता है कि प्राइसेस डिक्लाइन होना शुरू हो जाती हैं। और अभी जो है मार्केट स्टार्ट हुई थी जब क्रशिंग की तो वो कोई 100 रुपये 98 रुपये से स्टार्ट हुई थी और अगर तक एक महीने के अंदर आप देखें तो तकरीबन कोई 75 तक आ गया। कल रात तक जो बिज़नेस क्लोज हुई है डीलिंग वो 75 की थी और अब आगे भी मज़ीद इसमें कमी की नज़र आ रही है। गन्ना जो है 204 205 से लेकर 240 235 तक ये लोग ख़रीद रहे हैं, तो उस हिसाब से तो गन्ने की शुगर की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 55 रुपये तक हार्डली 52-55 रुपये की पड़ेगी, तो चीनी मजीद इसमें कम होगी। मतलब यानी कि जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, जल्दी क्रशिंग शुरू करना और चीनी देर से ही दरामद की मगर दरामद करना, इस दोनों का फ़ायदा हुआ है। नहीं शाहज़ेब, देखें इसमें इंपोर्ट ने कोई रोल अदा नहीं किया। जो क्रशिंग सीज़न स्टार्ट होता, आपको याद होगा मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि चीनी जो है आगे जाके गवर्नमेंट जो इंपोर्ट कर रही है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और सब्सिडी की बजाय उनको बहुत ज़्यादा उनको लॉस उठाना पड़ेगा, क्योंकि जैसी क्रशिंग स्टार्ट होती है तो सप्लाई बढ़ जाती है और सप्लाई बढ़ने से शुगर बैलेंस जो है वो अब, क्योंकि एक और चीज़ भी होती है हमारे पास इस सीज़न में, जैसे ठंड शुरू होती है तो आपके जो डिमांड है वो कम हो जाती है। डिमांड एंड सप्लाई का रोल भी यहाँ पे रूल अप्लाई होता है और यही वजह है कि इस वक्त जो है मार्केट में डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा शुरू हो गई है और शुगर बैरन्स ने जो क्रशिंग स्टार्ट कर ली है, अब तकरीबन बहुत सारी मिलें स्टार्ट हो गई हैं और कुछ नहीं है तो वो भी आगे जाके करना शुरू कर देंगी, तो उससे ही फ़र्क पड़ा है। इंपोर्ट ने तो इसमें कोई फ़र्क नहीं डाला, बल्कि इंपोर्ट की तो जो है आप देखें तो उसमें तो प्राइवेट सेक्टर ने भी इंपोर्ट किया था और इस वक्त जो है TCP के पास तकरीबन 1,25,000 टन के करीब इंपोर्टेड शुगर पड़ी हुई है और वो यूटिलिटी स्टोर पर वो 68 रुपये की बेच रहे हैं, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस मार्केट से। बहुत शुक्रिया। एक और पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने भारत की पाकिस्तान में मुदाखलत पर तफसील से बात की और कहा कि हमने शवाहिद पर मबनी डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को दे दिया है। आलमी बिरादरी भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दों की मुआवनत और सरपरस्ती के मामले को संजीदगी से देख रही है। उनका मज़ीद कहना था कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे बल्कि ये मामला हर फोरम पर उठाएंगे। जब भारत के खिलाफ ये डोजियर सामने आया तो उसने उन तमाम बातों की तौसीक कर दी जो पाकिस्तान बहुत अरसे से कहता आ रहा था। इसमें तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद हैं कि कैसे भारत की हुकूमत और भारत बतौर रियासत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता रहा है और इन सबूतों को बैनुल अक़वामी बिरादरी ने बहुत संजीदगी से लिया है। दुनिया ने इस बात का नोटिस लिया है, दुनिया इस बारे में बात कर रही है और भारत की हद दर्जा कोशिशों के बावजूद इन सबूतों पर तज्ज़िये किए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस डोजियर में मौजूद मवाद को बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने रखना एक बहुत मज़बूत कदम है और हम इसे यहां से आगे बढ़ाएंगे। वज़ारत ख़ारजा ने ये डोजियर P5 के सामने रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ये डोजियर पेश किया गया है और अब आपने OIC का हालिया बयान भी देख लिया है जिसमें बहुत सख्त अल्फाज में मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसकी बात की गई है। अब हम इन तमाम चीज़ों को हर मुमकिन फोरम पर लेकर जाएंगे और इसके लिए बहुत कोशिश की जा रही है और तसलसल के साथ इक़दाम करेंगे। after that. तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक से ज़ायद रेफरेंसेस दायर करने से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि नैब मुल्जिमान को हिरासां और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करे। व्हाइट कॉलर क्राइम में तो दस्तावेजी शवाहिद देना होते हैं, हर रेफरेंस में 90 दिन का रिमांड जुल्म है। नैब को कानून के मातहत रहकर ही फराइज सर अंजाम देना है। बेंच के एक और रुकन जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने रिमार्क्स दिए कि फौजदारी मुकदमात में 40 रोज से ज्यादा रिमांड नहीं मिल सकता। नैब को 90 रोज के रिमांड का इख्तियार तहकीकात मुकम्मल करने के लिए ही दिया गया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने सवाल उठाया कि क्या तहकीकात के लिए नैब अफसरान तरबियत याफ्ता नहीं है? नैब तहकीकात मुकम्मल करके एक ही रेफरेंस क्यों दाखिल नहीं करता? नैब के लॉ अफसर इन इशूज़ पर डिपार्टमेंट में बात क्यों नहीं करते? जिस पर नैब के वकील ने दलाइल दिए कि मुल्जिमान को गिरफ्तार न किया जाए तो वो ताउन नहीं करते। लंदन में एक अहम सियासी शख्सियत के खिलाफ 2-3 साल से मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी है। दौरान समाज जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि नैब को अपने इख्तियारात गैर जानिबदारी से इस्तेमाल करने हैं, जिसके बाद अदालत ने समाज जनवरी तक मुलतवी कर दी और नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल को तलब कर लिया। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के BBC को दिए गए इंटरव्यू का।
2 दिन तक ये इंटरव्यू पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर चलता रहा। तर्जुमे के साथ इस इंटरव्यू को नशर किया गया, उस पर टॉक शोज हुए, तजिए किए गए, मेहमान बुलाए गए, वुज़रा ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर आज़म ने तकरीब में इस इंटरव्यू का हवाला दिया। तहरीक इंसाफ इस इंटरव्यू की बुनियाद पर पाकिस्तानी सहाफ़ियों के खिलाफ मुहिम चलाती रही, मगर आज पेमरा ने पाकिस्तान के उन तमाम निजी टीवी चैनल्स को इसाक डार का इंटरव्यू चलाने पर नोटिस जारी कर दिया है। मगर ये इंटरव्यू तो रियासती इदारे PTV पर भी चला है और पेमरा भी रियासती इदारा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।